नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि दसियों हजार अमरीकी स्पेशल फोर्सेस, मरीन्स, ये सब जब मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से कुछ देर पहले अब तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका जमीनी हमला ईरान पर कर सकता है और इसका आगाज है वो आइलैंड्स से किया जाएगा। जो खारज आइलैंड है ईरान का, जहां से सबसे ज्यादा उनकी एनर्जी एक्सपोर्ट होती है, उस पर किसी भी वक्त अमेरिका जमीनी अटैक कर सकता है। ये व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आ रही है। यानी अब ये बात मीडिया एस्टिमेट और मीडिया की खबरों से बढ़कर बाकायदा व्हाइट हाउस से आ रही है बात सामने। दैट मींस के अब ये बिल्कुल कंफर्म है। वैसे एक एस्टिमेट तो पहले भी हम बता रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल कंफर्म है कि एक जमीनी हमला ईरान पर होने जा रहा है। कितनी ये खौफनाक डेवलपमेंट है। ना ही ये अमेरिका के लिए अच्छा है, ना ही ये ईरान के लिए अच्छा है, ना ही ये रीजन के लिए अच्छा है, ना ही ये दुनिया के लिए अच्छा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ज़ायनिस्ट खेल है जिसके अंदर सब जो है वो ट्रैप होते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि न्यूक्लियर से पहले ये सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चूंकि उधर न्यूक्लियर की तैयारी जारी है, ये ऑप्शन है, ये आखिरी ऑप्शन है बिफोर न्यूक्लियर, खुदा ना खास्ता के मामला उस तरफ जाए। लेकिन लग यही रहा है कि अगर ग्राउंड अटैक के बाद भी ईरान सब्जुगेट वो ना कर सके तो फिर वो उस न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जब वो जाएंगे। इसी तरह से सूरत हाल को जब वो रीड किया जा रहा है। ईरान क्या इसके लिए तैयार है ग्राउंड अटैक के लिए? सो आईआरजीसी की स्टेटमेंट आई है व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट के बाद। उन्होंने कहा वी आर प्रिपेयर एंड वेटिंग फॉर मरीन्स। हम तैयार हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएं। इसी तरह की स्टेटमेंट जब वो इससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दी थी अमेरिकी मीडिया पर बैठकर, और उन्होंने कहा था हम आपको सरप्राइज करेंगे एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। ईरान के स्पीकर ऐसे ही बात कर चुके हैं। अली लारिजानी ने यह बात इससे पहले की थी। तो अब उधर से कंफर्मेशन आई है तो आईआरजीसी ने कहा कि हम तैयार हैं। अच्छा, दूसरी बहुत बड़ी खबर है, ग्लोबल अटैक्स ईरान ने शुरू कर दिए हैं। और पहला जो वाकया पेश आ रहा है वो कहीं यूरोप के अंदर चेक रिपब्लिक जो है वहां पर पेश आ रहा है। अभी तक ज़ाहिर है इसकी कंफर्मेशन जब ईरान ने तो नहीं की है, लेकिन वाकया बहुत बड़ा है और ज़ाहिर है कि ईरान ही शायद ये उसने अटैक किया है। जो इजराइल का सबसे बड़ा वेपन प्रोवाइडर है, वेपन मैन्युफैक्चरर है, अल-बैत सिस्टम। ये लैंड, एयर, सी, इन तमाम डायमेंशंस के अंदर इजराइल को जो सबसे ज्यादा वेपन्स देता है वो ये अल-बैत सिस्टम है। ये सबसे ज्यादा इजराइल को वेपन देता है। यानी ये यूरोप से भी खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। यानी इजराइल की जितनी भी असले की जरूरियात है वो ये पूरी करता है। गजा में भी यही जो वो पूरा करता रहा। इसकी जो फैक्ट्रीज हैं इस पर हमले शुरू हो गए। ये इजराइल की सप्लाई लाइन के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। यानी जो मेजर शेयर है वो अल-बैत सिस्टम पूरा करता है इजराइल का। इसकी फैक्ट्रीज हैं यूरोप में, तो इसकी फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक शुरू हो गया। चेक रिपब्लिक के अंदर ये पहला अटैक हुआ है। इसकी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑन फायर हैं, वो अंडर अटैक हैं, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं। अभी वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि यह हमला हुआ कैसे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाकया है। और एक ईरान जिस ग्लोबल रिस्पॉन्स की बात कर रहा था वो ग्लोबल रिस्पॉन्स है वो शुरू भी हो गया है और इस अंदाज में शुरू हुआ है कि उनकी सप्लाई लाइन के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला है। यहां पर उनका बहुत कुछ जब पड़ा हुआ था और ये सारा अंडर अटैक आ गया है। और इसी के साथ ईरान ने ये मैसेज भी दे दिया है कि वह मजीद क्या करने जा रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि दुनिया इस सारे क्राइसिस की रूट कॉज को समझे और जिस कॉस्टली ऑप्शंस की तरफ वो जारी है, जिस खतरनाक ऑप्शन की तरफ जारी है, जिसमें ह्यूमन लॉसेस भी हैं, जिसमें इकोनॉमी का भी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का, रिसोर्सेज का, इसका भी बहुत ज़्यादा है। इससे बचने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि रूट कॉज को समझा जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अभी तो इसराइल का जो आखिरी प्रोजेक्ट रहता है वो ये है कि गल्फ और ईरान को आपस में लड़वाना। अगर गल्फ और ईरान आपस में भिड़ जाते हैं तो फिर इसराइल की जो इस वक्त की डिफीट है वो फतह में भी बदल सकती है। और इसराइल ये समझता है कि अगर ये जंग जारी रही, खासकर अब जैसे ग्राउंड वॉर शुरू होने जा रही है, ये तो फिर कई साल चलेगी, तो उसमें फिर आगे चलकर कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा कि ये आपस में जब भिड़ जाएंगे। अच्छा, अब इसी के साथ जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में भरपूर तैयारी जारी है, वहां पर जो माइंस हैं वो बिछाई जा रही हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक, और बहुत सारी जो पहले बिछाई जा चुकी हैं उनको ईरान एक्टिवेट करेगा। और अब जब ये कंफर्मेशन हो गई है कि जमीनी हमला होने जा रहा है तो वो फिर यहां पर माइंस बिछाने जा रहा है। हजारों की तादाद में माइंस होंगी। अच्छा, उनके पास माइन हंटर्स हैं, कि वो माइन को हंट करते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा होंगी ये हंट नहीं कर सकेंगे।
चूंकि एरिया बहुत नैरो है ना, एरिया बहुत नैरो है, ये यहां पर इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। सो एक काइंड ऑफ अगर ऑपरेशनल अंदाज में हम बात करें तो वो ये है कि साहिलों के ऊपर फौज उतरेगी और वहां पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जितने भी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उन सबको जो वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है और खलीज फारिस है, इसका जो साहिल है, इस पर जो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं, उस रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बमबारी बड़ी शदीद तर की जा रही है। उसके बाद यहां पर फौजें उतरेंगी, वो इस सारी कोस्टल लाइन को कंट्रोल करेंगी और फिर जो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को जो कंट्रोल किया जाएगा। ये एक ऐसा फैसला है जो ट्रंप ने जैसे पहले ईरान पर हमला किया और सारी कैलकुलेशंस उलट साबित हुई, ये उससे भी ज्यादा भयानक ट्रैप इनके लिए होने जा रहा है। आइलैंड्स के ऊपर उतरना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में उतरना, ये इनके लिए बहुत तबाहकुन साबित होगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवा नहीं सकेंगे। अब एक तो माइंस वो वहां पर बिछा रहे हैं, दूसरा यह है कि चाइना और रशिया के दो सबसे बड़े हथियार अब एक्टिव होने जा रहे हैं। वो कौन से हैं? एक तो चाइना ने जो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दिए हुए हैं, अब उनके चलाने का वक्त आ गया है। अभी तक ईरान ने ये इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक उनको जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि अब ये बड़ी बैटल खलीज फारस में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, गल्फ ऑफ ओमान में छिड़ने जा रही है। तो चाइना का ये सुपरसोनिक एंटीशिप ये इस्तेमाल होने जा रहा है और रशिया का जो वर्बा सिस्टम है, वर्बा मिसाइल जो कि आप शोल्डर से फायर करते हैं, ये अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया, ये ईरान इस्तेमाल करेगा। चूंकि हेलीकॉप्टर्स आएंगे, उन्होंने उतरना होगा, ये वो सारा, तो उसके लिए ये वर्बा मिसाइल वो इस्तेमाल करेंगे। और इस अगली बैटल के इस अगले फेज में ये जो वर्बा मिसाइल हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शोल्डर से आप फायर कर सकते हैं। तो किसी भी एक मोटरसाइकिल के ऊपर दो जंगजू आएंगे और वो शोल्डर से ये मिसाइल निकालेंगे और फायर करेंगे और गायब हो जाएंगे। उनको कहां अमेरिकी एयरफोर्स जब ढूंढती फिरेगी, उनको कहां ट्रैक करती फिरेगी। और ये इतने ज्यादा हैं। और जो ईरान और रशिया का मुआहदा है वो ये है कि 26, 27, 28, 29, 30 ये अगले तमाम साल जो हैं वहां से सप्लाई जब वो आती रहेगी, ये मुआहदा है। और इसी तरह जो चाइना के साथ मुआहदे वो भी ये है कि 27 में भी, 28 में, 29 में भी, 30 में वो सारे मिसाइल वहां से आते रहेंगे। तो ये एक सूरत हाल होगी। ईरान के बड़े हैवीएस्ट अटैक इस तरह से इजराइल पर जारी हैं। इस वक्त वेव्स जो वो इजराइल पर फायर की जा रही हैं। आज की रात भी बड़ी भारी साबित हो रही है, ये घंटे बड़े भारी साबित हो रहे हैं इजराइल पर कि जनाब अली हाइफा के अंदर 25 टारगेट्स हिट हुए। हाइफा के अंदर 25 टारगेट्स जो हैं वो हिट हुए हैं। आप अंदाजा करें, हाइफा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, हाइफा के अंदर बड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर 25 टारगेट्स जो वो ईरान हिट कर रहा है। और ईरान के एजेंट्स घुस गए हैं इजराइल में। ये एक और बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई है। जो इजराइल का बड़ा ही सेंसिटिव जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी इंफॉर्मेशन जब ईरान ने हासिल कर ली है, ये इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नेटो की बड़ी ह्यूमिलिएशन हो रही है। जो नेटो की फौजें इराक के अंदर मौजूद हैं वो वहां से अब भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, और कुछ वापस यूरोप जा रही हैं और कुछ जो है वो जॉर्डन आ रही हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, क्योंकि इराक में इनकी फौजें खासकर इराकी रेजिस्टेंस के अंडर अटैक है। तो इराक की रेजिस्टेंस के मिसाइल कहीं भी पहुंच सकते हैं। हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। पूरा जो शुमाली इजराइल है, पूरा शुमाली इजराइल है, ये हिजबुल्लाह के हमलों की मुसलसल जद के अंदर है। वहां पर कोई ऐसा टाइम नहीं है कि सायरन्स नहीं बज रहे हैं। अच्छा, अब आगाज करते हैं जो जमीनी हमला होने जा रहा है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो इसके हवाले से कोई प्लानिंग नहीं थी ट्रंप इंतजामिया की, और ये तमाम रिपोर्ट्स और लीक्स जो व्हाइट हाउस से आ रही हैं, पेंटागन से आ रही हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि ट्रंप ने तमाम वार्निंग्स को साइड पर रखा और कहा कि ये तो बस ईरान जब वो कोलैप्स हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तक बात जाएगी नहीं। अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो चुका है, अमेरिकन एम्पायर दाव पर लग चुका है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मतलब यह है कि अमेरिकन एम्पायर दाव पर लग चुका है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन दुनिया का रास्ता है और एनर्जी का रास्ता है, और यहीं पर उनका पेट्रो डॉलर है, तो वो ईरान के कंट्रोल में है। तो ये तो उनके लिए बड़ा मसला हो गया। लेकिन ये इतना बड़ा डिलेमा है कि वो फौज भेजकर भी इसको खुलवा नहीं सकेंगे। अब मैं CNN की पहले और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं कि एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे हैं जमीनी फौज के हवाले से, जमीनी अटैक के हवाले से। देयर इज अ पॉसिबिलिटी CNN के मुताबिक कि ईरान इज केपेबल कि वो सेवरल मंथ्स तक, कई महीनों तक कम से कम इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद रख सकता है। 6 महीनों तक, कम से कम 6 महीनों तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद रख सकता है। और ये अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस सोर्सेज जब वो CNN को बता रहे हैं, ये अमेरिकी अपनी असेसमेंट है जो कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, ये उन्होंने कम से कम बताई है। वो कह रहे हैं देयर इज नो सोल्यूशन, और ये बहुत मेजर डायलेमा हमारे लिए बन चुका है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कैसे खुलवाना है, कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। अच्छा,
بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ جو کمیونیکیشن تہران کے ساتھ ایران کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں تو ایران کا موقف واضح ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک ایران پر حملے رک نہیں جاتے ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھولیں گے. تو اگین تمام ڈائنامکس واضح ہیں کہ ایران بالکل ڈٹا ہوا ہے, وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے, وہاں پر ایک بڑی بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے. ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ویتنام سے زیادہ یہ مہنگی جنگ ان کو ثابت ہوگی, لیکن پھر بھی ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کر لیا, وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی وہ تیار ہے, ایران جو وہ تیار ہے, اور ٹرمپ جو وہ اب پتہ نہیں اس نے کسی نے مشورہ کیا ہے, ایگو میں آ کر یہ بات کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, لیکن خود پینٹاگن کے اندر, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جیسے اس جنگ کی حمایت نہیں ہے تو اس حملے کی بھی حمایت وہاں پر نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ حملہ ہو رہا ہے. وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ اینی ٹائم ہم کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں خارج آئی لینڈ کا. یہ اتنا بھیانک یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ایران کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا جب یہ یہاں پر اتریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ایران سب ان کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ کرے گا, اور پھر جو ان کی فوجیں یہاں پر ہوں گی وہ ایران کا ڈائریکٹ ٹارگٹ ہوں گی. وہ بالکل اپنا دفاع وہاں پر نہیں کر سکتی ہیں, چھوٹا سا وہ جزیرہ ہے, اور وہاں پر ایسے ایران کے میزائل اور ڈرونز برسیں گے. ان کو پھر جگہ جگہ پر امریکی بیسز پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بس اپنے ہی آئی لینڈ پر حملہ کرے گا. پھر نہ سعودیہ کا اعتراض ہے, نہ امارات کا ہے, نہ قطر کا ہے. ایران اپنے آئی لینڈ پر اٹیک کر رہا ہوگا, اپنی سرزمین پر اٹیک کر رہا ہوگا, اور وہاں پر امریکہ کی اتنی کیجوالٹیز ہوں گی کہ یہ بہت بھیانک سب کے لیے ثابت ہوگا. سو یہ ایک irreversible سٹیپ ہے جو وہ لینے جا رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے جی ہم کسی بھی وقت یہ کر سکتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل یہ بتا رہا ہے کہ مزید وارشپس جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہزاروں امریکی مرینز اور انفینٹری جو ہے وہ مڈل ایسٹ بھیجی جا رہی ہے. اس وقت 50,000 امریکی فوج آلریڈی موجود ہے, یہ مزید جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ ول سینڈ thousands of additional troops to Middle East including marine forces, یعنی یہ اسپیشل فورسز ہیں. آپ کو بتایا کہ سمندر اور لینڈ دونوں پر لڑ سکتے ہیں. 50,000 فوج آلریڈی موجود ہے, مزید مرینز آ رہے ہیں, مزید ایڈیشنل فوج بھی آ رہی ہے, بہت بہت بڑے نمبرز کے اندر ہے, اور یہ اس میں پھر ٹریپ ہوتے چلے جائیں گے, پھر 50,000 اور بھیجیں گے, کیونکہ یہ جو فوج ہے نا یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول نہیں کر سکے گی. پھر یہ اور ان کی ایگو ہرٹ ہوگی, پھر یہ اور ایکسپوز ہوں گے, پھر یہ مزید فوج بھیجیں گے, تو یہ دلدل میں آگے سے آگے پھنستے چلے جا رہے ہیں. اچھا, دی ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ برطانیہ ایگری کر گیا ہے امریکہ سے کہ جو ڈیاگو گارشیا ہے اور جو یو کے اندر بیسز ہیں مزید, مثال کے طور پہ رائل ایئر فورس فیئر فورڈ جو بیس ہے, اس کو استعمال کر لے امریکہ. تو ایران نے پہلے بھی وارننگ جاری کی تھی برطانیہ کو, تو اب یہ جو ڈیگو گارشیا ہے یہ ایران کا اگلا نشانہ ہوگی. یہ انڈین اوشن کے اندر ہے, اور یہ بیس استعمال ہونی تھی چائنا کے خلاف, تو چائنا اس میں کافی ایکسائٹڈ ہوگا اس بیس کو جب وہ ہٹ کرنے میں. تو اگلا نشانہ یہ ایران کے میزائلوں کی رینج میں ہے, ایرانی ڈرونز کی رینج میں ہے, اور یہاں پر کسی کا اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ادھر حملہ ہو رہا ادھر. اور تو ڈیاگو گارشیا جب اب اگلا ایران کا نشانہ ہوگی. ٹرمپ کی بھی سن لیں, ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو ریجیم چینج ایران میں مقصد ہی نہیں تھا, یہ ہمارا پرائمری گول نہیں تھا. اچھا جی, جیسے IAEA ہے جو نیوکلیر سے متعلق ایجنسی ہے, اور جس کا دوغلا کردار اور ہائپوکریسی جو اس نے دکھائی ہے, اور ایون ایرانین جو سائنٹسٹ ہیں اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کو دی ہے, اور ابھی ایرانی جو نیوکلیر سائٹس ہیں اس پر حملہ ہوا, اس نے کنڈیم تک نہیں کیا. اسی طرح ایک اور ایجنسی ہے IEA, ٹھیک ہے نا, یہ ہے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی, وہ ہے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی. یہ انرجی یعنی تیل گیس اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ بتاتی ہے کہ یہ بھی یورپین ایجنسی ہے کہ کیسے, یعنی ویسٹرن ایجنسی ہے کہ کیسے آئل کو سٹور کرنا ہے, کرائسس میں کیسے استعمال کرنا ہے. اس کی بھی ذرا اسٹیٹمنٹ سن لیں. کہتی ہے کہ اس ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران از دا گریٹسٹ تھریٹ ٹو گلوبل انرجی سپلائز ان ہسٹری. تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ جو ایران ہے. تو یہ اس طرح کی منافقانہ اپروچ جو ہے یہی صورتحال کو خراب تر کرتی چلی جا رہی ہے. اچھا, IRGC وی ایگرلی, مطلب بڑے ہم ایکسائٹڈ تو نہیں, ایگرلی مطلب بہت زیادہ جوش جذبے کے ساتھ ہم انتظار کر رہے ہیں, بالکل ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایگرلی await the US Marines and are fully prepared to unveil our naval surprise for them. وہ کہہ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ایٹ اینی مومنٹ. IRGC کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا انتظار ہو رہا ہے, اب ہم تو بس آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اور آپ آ جائیں, اور ہم آپ کے لیے کافی زیادہ سرپرائزز جب وہ تیار کر کے بیٹھے ہیں, آپ آئیں, آپ کو بہت سارے سرپرائزز ہم دیں گے. یہ ہے IRGC کی اسٹیٹمنٹ. تو مطلب
بہت بڑی غلطی امریکہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا انتشار یہاں پر پھیلے گا کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. سو IRGC says کہ وی آر پریپیئر. اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ نیوکلر کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ نیوکلر سے پہلے ایک آخری آپشن استعمال کیا جا رہا ہے ایران کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ایران کو سبجوگیٹ نہیں کر سکے گا، ایران کو یہ آکوپائی نہیں کر سکیں گے. پھر یہ کیا کریں گے؟ اور اس میں بہت ساری ان کی کیجویلٹیز بھی ہو چکی ہوں گی. تو یہ ٹرمپ ایک ایسا سٹیپ لینے جا رہا ہے کہ جس کے بعد اور دنیا بدل جائے گی. تو IRGC نے 25 سائٹس حائفہ میں اور تل اویو کے اندر ہٹ کی ہیں، خرم شیر 4 میزائل استعمال کیے ہیں، اور ملٹی وار ہیڈ جو غدر میزائل ہیں وہ استعمال کیے ہیں. بہت بڑا حملہ حائفہ کے اوپر انہوں نے کیا ہے. اور ایران یہ بتا رہا ہے کہ ڈرون یونٹ نے سائبر اٹیکس کیے ہیں امریکی بیسز کے اوپر. 6 ڈرونز ہیں انہوں نے جا کر ہٹ کیا ہے. الحد جو بیس ہے، اور کروز میزائل اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں. وہاں پر جو ریمیننگ پیٹریاٹ سسٹم کا ریزرو پڑا ہوا تھا، پیٹریاٹ سسٹم کا، اس کو جا کر ہٹ کیا گیا ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایک اعلان ہوا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر ایران نے ایک اعلان جاری کیا ہے، جو ان کا کمیونیکیشن چینل ہے، جو ریڈیو کے اوپر انہوں نے اعلان جاری کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے. کوئی اس طرف جب وہ نہ آئے اور کوئی جو سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو وہ ہمیں رپورٹ کی جائے. یہ ایران نے وہاں پر اناؤنس کیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران شدید تر کلسٹر میزائل جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بامز نکل رہے ہیں اور بہت بڑی تباہی وہ اسرائیل میں لے کر آ رہے ہیں. اسرائیل میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے. ایران کو انٹیلیجنس حوالوں سے بڑی کامیابی یہ ملی ہے. شن بیت نے بتایا ہے کہ ان کی تاریخ کا سب سے ڈینجرس ترین کیس انہوں نے جو ہے وہ اس کا سامنا کیا. ایک ریزرو فوجی اسرائیل کا، اس نے آئرن ڈوم بیٹریز کہاں پر ڈپلائڈ ہیں، آئرن ڈوم کیسے کام کرتا ہے، یہ ساری سینسٹیو انفارمیشن جو اسرائیل کو بھیجی ہے. یہ اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری تاریخ کا یہ سب سے ڈینجرس ترین کیس ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اٹلی جو کہ ایز اے نیٹو کنٹری یہاں پر آیا تھا عراق میں، اس کے ٹروپس فرار ہو رہے ہیں اس وقت جارڈن کی طرف، کیونکہ عراقی ریزسٹنس ان پر شدید ترین حملے کر رہی ہے. اور اٹلی کے جیٹس بھی یہاں پر تباہ ہوئے ہیں. اور اٹلی میں جو ہے وہ کل جو ہے وہ وہاں پر ریفرینڈم بھی ہونے جا رہا ہے. حزب اللہ کیپس ناردرن اسرائیل انڈر ریلینٹلیس فائر، مطلب نان سٹاپ حملے حزب اللہ کے جاری ہیں. پھر ایک اور چیز دیکھیں، ایک پروپیگنڈا وار ہے. اس جنگ کی کئی ڈائمنشنز ہیں، کئی ڈائمنشنز، جس میں سب سے ایک مضبوط ترین ڈائمنشن پروپیگنڈا بھی ہے. اب مغربی میڈیا نے ایک اور خبر چلانا شروع کر دی ہے. امریکہ اور سعودی عربیہ، امریکہ اور رشیا کی ڈیل ہو گئی ہے، اور رشیا نے ایران کا سودا کر دیا. کیا سودا کیا جی؟ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ امریکہ یوکرین کو انٹیلیجنس نہیں دے گا اور رشیا ایران کو انٹیلیجنس نہیں دے گا. بڑے ایکسائٹڈ ہیں ویسٹرن میڈیا، بڑا ایکسائٹڈ ہے. تو اس پر رشیا کا رد عمل آیا ہے. رشیا نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، دس از اے فیک نیوز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور رشیا نے ہمیشہ ایران کو الگ ہی ٹریٹ کیا. انہوں نے کہا ہمارا جو امریکہ سے معاملہ ہے، جو یوکرین کا ہے، ہم اس میں ہم کوئی ان کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ اچھا یوکرین پر بات کرنی ہے تو ایران کو درمیان میں لے. نہیں، یوکرین کا معاملہ ہمارا الگ ہے، ایران کا معاملہ الگ ہے. رشیا بے وقوف ہے اس ٹائم پر یہ ڈیل کرے، اور امریکنز کے اوپر اعتبار کرے گا. اس وقت کون ہے جو امریکنز کے اوپر اعتبار کرے گا؟ رشینز کریں گے. اور رشینز میں کون؟ پیوٹن 40 سال سے جو ہے وہ امریکنز کو ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، 40 سال سے وہ امریکنز کو ڈیل کر رہے ہیں. وہ امریکنز کے اوپر ٹرسٹ کریں گے اس ماحول میں. تو یہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں، مطلب الٹا یوکرین کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یوکرین، اچھا یوکرین کے لیے انٹیلیجنس امریکہ ختم کر دے تو ٹھیک ہے. رشیا کے فارن منسٹری نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. پور آئل آن دا فائر آف وار، کہ یہ مزید صورتحال کو اگنائٹ کر رہے ہیں، مزید خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. رشین جرنلسٹ لیبنان میں مارا گیا ہے. رشیا نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو ماسکو میں سمن کیا. اچھا، آج یہ رپورٹ امریکہ میں جاری ہوئی ہے کہ جو عراق وار تھی اس کا جو پہلا فیز تھا اس میں جو خرچہ آیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ خرچہ ایران وار میں آ چکا ہے. US war on Iran cost exceed first phase of 2003 عراق وار. وہاں فرسٹ فیز کے اندر $76 بلین کا خرچہ آیا تھا. یہاں پر یہ $200 بلین جب وہ کراس کر رہا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. گارڈین نے 2-3 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہے یہ تو موساد کے ایسٹس ہیں. کتنی بڑی یہ خبر ہے، کتنی بڑی یہ خبر ہے. جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف یہ موساد کے ایسٹ ہیں. تو اس پر اب امریکہ میں کھپ پڑی ہوئی ہے.
डेमोक्रेट्स डिमांड आंसर टू कुशनर मिडिल ईस्ट बिजनेस डील्स। ये जैरेड कुशनर जो है वो मिडिल ईस्ट में क्या डिले करता फिर रहा है, इसका हमें जवाब चाहिए। तो जो जैरेड कुशनर स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाया है, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो कैंट जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का सरबराह था, जिसने रिजाइन किया और ये CIA के अंदर भी रहे हैं, इन्होंने टक्कर कार्लसन को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि अली लरजानी वो शख्सियत थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे, इसराइल ने उनको निशाना बनाया। दैट मीन्स के तल अवीव डज नॉट वांट पीस। फिर वो जो ऑयल है उसको निशाना बनाया जिससे दुनिया की इकॉनमी मुतासर हुई। दैट मीन्स के इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया की इकॉनमी और उसका क्या होता है, इससे इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसराइल अमन नहीं चाहता है। ईरान के सदर ने गल्फ को मैसेज भेजा ईद के मौके के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे फ्रेंड्स जो हमसाया ममालिक हैं, हम उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने एक और ऑफर की, उन्होंने कहा कि हम एक ज्वाइंट इस्लामिक काउंसिल बना लेंगे जो कि तमाम रीजन के मामलात को रिजॉल्व करे। लेकिन गवर्नमेंट्स आज़ाद होंगी तो ईरान के साथ बैठकर रिजॉल्व करेंगी ना। फिलहाल तो वो जिसके इशारे पर चल रही हैं सो चल रही हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक एक मुस्बत चीज़ है, तमाम चीज़ों के बावजूद एक मुस्बत चीज़ है, वो ये है कि इन मुल्कों ने ईरान पर अभी तक हमला नहीं किया। इसलिए ईरान ने भी इन पर हमला नहीं किया है, वो सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है, इनकी बेसिस को निशाना नहीं बना। ठीक है, तो ये अभी तक की इसकी मुस्बत चीज़ है और यही वो आखिरी फेज़ है जिसको नाकाम बनाना इसराइल ये चाहता है कि ये जो है इसको ख़त्म किया जाए और ये लड़ें। जब ये आपस में लड़ेंगे तो फिर इसराइल का जितना भी नुकसान हुआ है वो फतह में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए कि यूरोपीय यूनियन ये कह रहा है कि हम यूएई के साथ हैं इन कन्फ्रंटिंग ईरानियन अग्रेशन का सामना करने के लिए हम यूएई के साथ। तो ये जो मालिक हैं ये असल में वेस्ट के जो मफादात हैं उनका भी दिफा करते हैं। तो ये अगर हाथ से निकल गया और ये एक स्टैंड इन्होंने ले लिया इसराइल के खिलाफ, तो फिर वेस्ट के हाथ से सारे मामलात निकल जाएंगे। और जो अमेरिका ने इनका भरोसा तोड़ा है तो यूरोपियन ज़रा इनका भरोसा भी रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें हमारी जो कमिटमेंट थी, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डिफेंड करेंगे, तो कर लें वैसे डिफेंड। अच्छा, एक और बड़ा वाकया हुआ है, जो अल-कुद्स फोर्स है ईरान की, जो रीजन के अंदर जिसके सरबराह कासिम सुलेमानी थे, जो रीजन में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की सपोर्ट और वो सारा देखते हैं रीजन के मामला। अल-कुद्स फोर्स कासिम सुलेमानी के बाद जो उसके सरबराह बने वो इस्माइल कानी हैं, उनके बाद से वो हैं। इन पर यह इल्ज़ाम लगता रहता है कि ये मुसाद के एसेट हैं और जब भी असैसिनेशन होती हैं ये उसमें से बच निकलते हैं। जितनी भी असैसिनेशन हुई हैं ये वाहिद कमांडर हैं जो उसमें बच निकले। तो इस पर बहुत स्पेकुलेशंस होती रहती हैं और पिछले हफ्ते से भी हो रही हैं कि ये मुसाद के एसेट हैं। जब इतने कमांडर मारे गए तो ये कैसे बच गए? अच्छा, उसके बाद जब से जंग छिड़ी है 28 फरवरी से ये गायब हैं। ये गायब हैं कि ये किधर गए? कुछ खबरें आई हैं कि इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, पता चल गया कि ये मुसाद के एसेट हैं। चूंकि ये पोस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी पोस्ट है ना कि अल-कुद्स फोर्स के सरबराह, अब अचानक ये सामने आ गए और इन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी। इनकी ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आ रही है ये कह रहे हैं कि मजीद सरप्राइजेस इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए हमने रखे हुए हैं। वी विल सून विटनेस द लिबरेशन ऑफ द रीजन फ्रॉम द अमेरिका एंड ज़ायनिस्ट ट्रेडिशन। बहुत जल्द रीजन आज़ाद होगा। अब ये पता नहीं क्या हुआ है, यानी ये बहुत बड़ा एक मिस्टीरियस करैक्टर हैं और 28 फरवरी से लेकर अभी तक ये गायब थे। अब अचानक ये खुलकर जब कहीं से सामने आए, हालांकि ये चलता रहा कि भाई इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, इस तरह खबरें भी चली हैं। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि आई डू नॉट सी अ क्लियर एंड टू द क्राइसिस इन द नियर टर्म। हाँ, करीब करीब ये जंग और ये क्राइसिस जब वो हल होता वो नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल जनाब अली, हम किसी भी वक्त उस मजीद फेज़ में जा सकते हैं जो इरिवर्सिबल है। एंड कीप इन माइंड कि हम न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। जो गजा में जो वायलेंस हो रहा था वो हमें बता रहा था कि हम रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, रीजनल वॉर की तरफ हम जा रहे थे, जो हालांकि वायलेंस गजा में हो रहा था। तो इसलिए जो वाकयात आज हो रहे हैं, हम न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा कर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।